हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा, पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। तो बेटा देखो, थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेके आए हैं। फर्स्ट और सेकंड काम कर चुके हैं ऑलरेडी। देखो, मेटल एंड नॉन मेटल की रिएक्शन करने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए मैंने एक शॉर्टकट बताया था आपको, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ये आपके ऊपर के हो जाएंगे जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, नीचे लीस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनको आप याद कर सकते हो। हाई कोर्ट है आपका, इससे आप इजीली रिएक्टिविटी सीरीज याद कर पाओगे। तो मेटल एंड नॉन मेटल की रिएक्शन देखते हैं बेटा। देखो, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपको कौन दिखाई दे रहा है? पोटेशियम और सोडियम। देखो, पोटेशियम और सोडियम बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। इनको हम नॉर्मल वाटर से या हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करा सकते, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हो सकता है। इनको हम कोल्ड वाटर से रिएक्ट कराते हैं। देखो, पोटेशियम को रिएक्ट कराते हैं हम कोल्ड वाटर से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है। पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराया, क्या बना? KOH, H2 गैस निकली और बहुत सारी हीट निकलती है। हाइड्रोजन गैस जब उससे निकलती है तो हीट, आग लग जाती है उसमें, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। होता क्या है, उसकी फ्लेम का कलर याद रखना बेटा। जो यहां से हीट बनेगी उस फ्लेम का कलर होगा लिलिक फ्लेम, या कह सकते हो पर्पल कलर की वो फ्लेम होती है। याद रखना, पर्पल कलर, या इसको लिलिक फ्लेम भी बोला जाता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे देखो क्या आता है, सोडियम। सोडियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा? NaOH। यहां भी हाइड्रोजन गैस और हीट। अब यहां क्या होगा, यहां जो फ्लेम होगी, फ्लेम का कलर होगा गोल्डन येलो फ्लेम। कलर याद रखना बेटा, जरूर एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। पोटेशियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो लिलिक फ्लेम मिल रही है या पर्पल कलर की फ्लेम मिल रही है, लेकिन सोडियम को अगर रिएक्ट करा रहे हैं वाटर के साथ तो गोल्डन येलो कलर की फ्लेम मिल रही है। ठीक है बेटा, तो ये तो पोटेशियम और सोडियम की बात हो गई, ये हाईली रिएक्टिव हैं। इनको हम कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से ही रिएक्ट कराते हैं। अगर गर्म पानी या नॉर्मल पानी में कराएंगे तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन होने के चांसेस हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है हमारा मैग्नीशियम की। देखो, मैग्नीशियम को अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, ये तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम को अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहां जो वाटर होगा वो हॉट वाटर होगा, कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करेगा। देखो, पोटेशियम और सोडियम तो हाईली रिएक्टिव थे, इसलिए हमने इन्हें नॉर्मल या गर्म पानी के साथ रिएक्ट नहीं कराया, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कराया। लेकिन मैग्नीशियम जो है वो नॉर्मल और ठंडे वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो इसको हम हॉट वाटर से रिएक्ट कराते हैं। हॉट वाटर से रिएक्ट कराया तो क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम हॉट वाटर को और गर्म यानी स्टीम ले लें, अगर हम मैग्नीशियम को स्टीम के साथ रिएक्ट कराएं तो यहां मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, MgO। डिफरेंस है बेटा दोनों रिएक्शन में। देखो, ये भी H2O के साथ है, ये भी। मैग्नीशियम को हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम को अगर स्टीम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। याद रखना इस बात को। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा एल्यूमिनियम, जिंक और आपका आयरन। ये थोड़े लीस्ट रिएक्टिव हैं, यानी कम रिएक्टिव हैं पोटेशियम और सोडियम से, तो इनको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये सिंपल हमारे सॉल्ट मिलते हैं और हाइड्रोजन गैस। इसमें ये नोट पॉइंट याद रखना, ये सब एग्जाम में बेटा बहुत पूछा जा रहा है, याद रखना इस चीज को भी। जिंक को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जब तक वो रिएक्शन हॉट रहेगी तब तक वो येलो कलर का होगा। जैसे ही वो रिएक्शन कूल हो जाएगी यानी ठंडा हो जाएगा तब वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। ये कलर्स पे थोड़ा ध्यान देना, बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कलर्स को लेके। ठीक है बेटा, इसके अलावा रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखो, लेड से लेके और लास्ट प्लेटिनम तक ये बहुत ही लेस रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। यहां मैंने नोट पॉइंट में लिखा हुआ है बेटा, देखो यहां से लेकर और यहां तक के एलिमेंट ये वाटर के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते। देखो मैंने लिखा हुआ है, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इन अंडर एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ये हाईली रिएक्टिव है, मैंने बता दिया। मैग्नीशियम की दोनों कंडीशन बता दी, हॉट वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड, स्टीम के साथ ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, इन तीनों की सेम रिएक्शन है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस।
जिंक के लिए कलर याद रखना, जब तक रिएक्शन हॉट होगी येलो कलर रहेगा, जैसे ही धीरे धीरे कूल डाउन होगी तो व्हाइट कलर हो जाएगा। ये थी बेटा हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, और रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी मेटल्स हैं उनकी वाटर के साथ रिएक्शन। चलो बेटा आगे चलते हैं फिर। देखो बेटा आगे की रिएक्शन देखते हैं। मेटल रिएक्ट विद मेटल सॉल्ट। कोई भी मेटल अगर मेटल सॉल्ट से रिएक्ट करेगा तो इसमें हमें क्या देखना है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। आयरन को हमने CuSO4 के साथ रिएक्ट कराया कॉपर सल्फेट के साथ, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर से। रिएक्टिविटी सीरीज में देखो तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इस रिएक्शन में कलर का ध्यान रखना बेटा, देखो कॉपर सल्फेट ब्लूइश कलर का होता है, जैसे ही आयरन उसको डिस्प्लेस करेगा तो वो हल्का सा ग्रीन कलर की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, तो ब्लूइश ग्रीन कलर का हो जाता है हमारा आयरन सल्फेट। इसके बाद मेटल ऑक्साइड जो है उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। इसमें ये नोट पॉइंट याद रखना, जितने भी एल्कली मेटल ऑक्साइड हैं, जैसे Na2O हमारा एल्कली मेटल ऑक्साइड है, एल्कली मेटल ऑक्साइड जो है वाटर में इजीली सोल्यूबल होते हैं, जिससे हमारा सिंपल सॉल्ट बन जाएगा NaOH। ठीक है। इसके बाद देखो मेटल रिएक्ट विद एसिड। मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाए, अब देखो मेटल को जब हम रिएक्ट करा रहे थे वाटर के साथ, तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स थे वो ऑलरेडी बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन कर रहे थे, तो मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराना तो और हार्मफुल रिएक्शन हो जाएगी, और ज्यादा एक्सप्लोजन हो सकता है। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं हमारे ऊपर के, सोडियम पोटेशियम वगैरह, उनको तो हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते ही नहीं है, कराना भी नहीं चाहिए, बहुत हार्मफुल हो सकता है। जो थोड़े लीस्ट रिएक्टिव थे जैसे एल्यूमिनियम जिंक वगैरह, उसको हम डाइल्यूटेड मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करा सकते हैं H2SO4 के साथ। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, और हाइड्रोजन गैस तो सब में निकलनी है, वो तो आप जानते ही हो। इन रिएक्शंस में क्या याद रखना है, Al2SO4 का होल थ्राइस जो बना है इसका यूज याद रखना है। एक तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं Al2SO4 के होल थ्राइस का। जिंक को जब हमने रिएक्ट कराया H2SO4 के साथ तो हमें मिला जिंक सल्फेट ZnSO4। इसका भी यूजेस हमें याद रखना है। जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है, डाई वगैरह बनाने में यूज होता है, पहले भी बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में। इसके अलावा ये नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ लिखा है, देखो बेटा हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया एल्यूमिनियम जिंक को, जो थोड़े कम रिएक्टिव थे। HNO3 के साथ अगर कराएंगे तो क्या होगा, देखो HNO3 एसिड के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे हम मेटल को, HNO3 डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करता, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। ये नोट पॉइंट याद रखना बेटा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, चैप्टर 4 की रिएक्शंस देखते हैं कुछ। देखो बेटा चैप्टर 4 की कुछ इजी सी रिएक्शन देखते हैं पहले, जैसे कंबशन रिएक्शन। देखो CH3CH2OH यानी इथेनॉल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। देखो हीट एंड लाइट मिल रही है, ये क्या है, इसलिए कंबशन रिएक्शन है ना, एज अ फ्यूल भी हम इसको यूज करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखो, इथेनॉल को अगर हम हीट करें एज अ कैटलिस्ट किसके साथ, KMnO4 या फिर K2Cr2O7, इन दोनों में से हमें कोई भी एक यूज करना है। देखो मैंने और लिखा है, या तो KMnO4 और हीट एज अ कैटलिस्ट यूज करें, या हम हीट करें K2Cr2O7 के साथ इथेनॉल को, तो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा इथेनोइक एसिड में। देखो ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीजन की सप्लाई आ गई है यहाँ पे देखो। इसके बाद एक आसान सी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। इथेन को देखो, इथेन को हमने H2 हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराया, यहां से एक बॉन्ड टूटा और ये हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन गैस जो थी, हाइड्रोजन के देखो दोनों एक एक एटम, दोनों को मिल गया CH3 इथेन बन गया। हुआ क्या, इसमें निकिल कैटलिस्ट था। निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हमने इथीन को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराया तो उसने अपना बॉन्ड ब्रेक कर लिया और इन हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड बना लिया, जिससे हमें क्या मिला, इथेन। ये एक एडिशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो बेटा, ये चैप्टर 4 की बहुत आसान सी रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मीथेन था क्लोरीन गैस के साथ, उसको रिएक्ट कराया मीथेन गैस को, तो देखो क्या मिला, क्लोरोमीथेन। यहां से एक हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया, क्लोरीन ऐड हो गया और उस हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ बना लिया HCl। ठीक है बेटा। इसके अलावा नोट पॉइंट हमें क्या याद रखने हैं, कंबशन रिएक्शन से रिलेटेड ये नोट पॉइंट है हमारे, कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
कैसी फ्लेम निकालेगा, सूटी फ्लेम निकालेगा हमेशा। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंबशन अगर हम करा रहे हैं तो उसकी फ्लेम होगी बेटा येलो स्मोकी फ्लेम होगी। ये काफी मैंने देखा सैंपल पेपर में पूछा जा रहा है, तो ये नोट पॉइंट में बेटा याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखो बेटा आगे देखते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन और सेपोनिफिकेशन बेटा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड 2023 के लिए। एस्टेरिफिकेशन से या सेपोनिफिकेशन से लिख के ले लो बेटा, 100% क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन देखते हैं बेटा। देखो इथेनोइक एसिड को आप इथेनॉल के साथ अगर रिएक्ट कराओगे और उसमें कैटलिस्ट कुछ ड्रॉप अगर आप उसमें कंसेंट्रेटेड H2SO4 की मिलाओगे तो यहां में CH3COO2H5 एक इथाइल इथेनोएट सब्सटेंस मिलता है जिसको हम ईस्टर बोलते हैं। ईस्टर नाम इसका बेटा इसलिए पड़ा, ये एक बहुत ही स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, बहुत ही अच्छी सी मीठी सी खुशबू देता है। इसके यूजेस भी हमें याद रखने हैं, परफ्यूम वगैरह में यूज होता है या फ्लेवरिंग एजेंट में यूज होता है जहां में फ्लेवर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसकी खुशबू बेटा बहुत अच्छी मीठी सी स्वीट स्मेलिंग खुशबू होती है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है बेटा ईस्टर। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इस साल। इसके अलावा सेपोनिफिकेशन भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। सेपोनिफिकेशन में क्या है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, सोप फॉर्म होनी है सेपोनिफिकेशन। इसमें हम क्या करेंगे, देखो बेटा यहां से जो हमें ईस्टर मिला है, इस ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, H2SO4 की कुछ ड्रॉप उसमें भी डालेंगे हम एज अ कैटलिस्ट, और यहां से हमें मिलेगा बेटा इथेनॉल और CH3COONA जिसको सोडियम इथेनोएट बोलते हैं। यही है बेटा सोप का फॉर्मूला, यहां से हमें सोप मिली इसलिए रिएक्शन है सेपोनिफिकेशन की। इसके अलावा रिएक्शन विद कार्बोनेट और रिएक्शन विद हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, ये भी हमें देख के जानी है एग्जाम में। इसमें क्या कर रहा है, देखो इथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया तो फिर से हमें क्या मिला, सोडियम इथेनोएट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। रिएक्शन विद हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लो या बाइकार्बोनेट कह लो, NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इथेनोइक एसिड को अगर हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया तो भी हमें क्या मिलने वाला है बेटा, सोडियम इथेनोएट ही मिलने वाला है, ठीक है, जिसका क्या था सोप का फॉर्मूला यही है ना, ये सोप ही मिल रही है हमें यहां से। इसके अलावा वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और हमें क्या याद रखना है बेटा, देखो ये जो हमारा है इथेनोइक एसिड CH3COOH, इसके यूजेस भी याद रखना है, इसके यूजेस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो एज अ विनेगर, सिरका घर में यूज करते हैं, सिरके का फॉर्मूला यही है, इथेनोइक एसिड ही सिरका होता है CH3COOH, तो एज अ विनेगर एक यूज हो गया इसका। और रॉ मटेरियल ऑफ ईस्टर, ईस्टर वाली रिएक्शन में देखो जब ईस्टर हमने फॉर्म किया था तो रॉ मटेरियल क्या लिया था, इथेनोइक एसिड ही लिया था, तो ये भी एक इसका यूज है। ईस्टर बनाने के लिए भी हम एज अ रॉ मटेरियल इथेनोइक एसिड ही लेते हैं। तो बेटा चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 केमिस्ट्री की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी बोर्ड 2023 के लिए वो सारी मैंने आपको करा दी हैं। आई होप अच्छे से आपको समझ आई होंगी। ये सारी रिएक्शन बेटा आपको तैयार करके ही जाना है बोर्ड में, ठीक है बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, थैंक यू।